हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं बता देता हूँ, आई एम पवन कौर बेनाडे एंड आई एम बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। और आज हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है जेई मिशन मिशन जेई ठीक है, मिशन जेई। तो आप 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट हो या फिर अभी आप 11th-12th में पढ़ते हो, अभी एग्ज़ाम भी हुआ जेई मेन का फॉर 2023 बैच, तो आप लोगों ने आंसर की से अपना पेपर भी चेक कर लिया होगा। और कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि नहीं, मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की थी, अब मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा और अच्छे से एग्ज़ाम दूंगा। तो अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। अगले एक ईयर में हम लोग मैथ्स का पूरा सेक्शन ख़त्म कर देंगे। सबसे बढ़िया बात है कि ये मैं जेई एडवांस लेवल तक सीरीज़ ले जाऊँगा। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे ना जेई एडवांस तक मैथ्स का पोर्शन नहीं ले जाते, क्योंकि जेई एडवांस तक ले जाएंगे तो आधे बच्चे वहीं पे भाग जाएंगे तो आधे बच्चे भागते हैं तो भागे, जो आधे रुकेंगे उनके लिए हम लोग जेई एडवांस तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगले साल के जेई से पहले हम लोग पूरा मैथ्स का सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने एक नई जर्नी शुरू की है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो आज से ही, और आज से ही सिंसियरली चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि बस लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात ड्रॉपर्स को तो अब बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि लेक्चर देखना बस इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर में जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उन चीज़ों पे जाके आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी जेई लेवल तक प्रिपरेशन हो पाएगी। बहुत सारे लोग लेक्चर देखते हैं, सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हैं और उनको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है। 10th में और 11th में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 10th तक हम लोग सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हैं, अच्छे से लिखते हैं पॉइंट्स बना के, और वो सब याद करके एग्ज़ाम में जाके लिख के आते हैं। 11th और 12th के बाद जब आप लोग जेई दोगे तो जेई में याद करने वाली चीज़ें आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं देगी, उससे आप लोग 0 स्कोर करोगे। नेगेटिव में भी स्कोर कर सकते हो तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को बुक में नहीं, दिमाग में भरना इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें कैसे हो रही है, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा उसके नोट्स PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, तो आपको नोट्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन नोट्स को डाउनलोड करके रख सकते हो, जब भी आपको रिवाइज़ करना हो नोट्स से आप लोग रिवाइज़ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर देखने के बाद जो भी टॉपिक लेक्चर में पढ़ा है उन टॉपिक को जाके घर पे रिवाइज़ करना और उनके ऊपर क्वेश्चन करना बुक से। मैं सिंगेज बुक को फॉलो करूँगा, क्योंकि जेई एडवांस लेवल तक ये बुक है और सिंगेज को ही रेफरेंस मान के हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग 11th में आती है तो सबसे पहली जो हमारी पहचान होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, आई 11th में ट्रिग्नोमेट्री आके बोलती है स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए पहले पहले तो आसान लगने लगती है, बट बाद में इसमें इतने सारे फार्मूलाज आ जाते हैं ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करें, क्या करें। तो कोई डरने की बात नहीं है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, और एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं इस एफर्ट के बदले, तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी दोस्त आपके जेई के लिए पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। बस यही मेरे लिए बहुत काफ़ी रहेगा, यही मेरे लिए काफ़ी रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री क्या है? वाई टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की शुरुआत कहाँ से हुई? सो पीपल वॉन्ट्स टू मेजर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। लोगों को हाइट्स मेजर करने थे, लोगों को डिस्टेंस मेजर करना था। मान लो कोई हिल है, ठीक है, और इस हिल की मैं हाइट मेजर करना चाहता हूँ, इस हिल की मैं हाइट मेजर करना चाहता हूँ h। अब ये तो होगा नहीं कि मैं टेप लेके चला जाऊँ और टेप लेके मेजर करना शुरू कर दूँ हिल की हाइट इट्स नॉट पॉसिबल। टेप कितनी सारी खत्म हो जाएगी, बट हिल की हाइट मेजर नहीं होगी। तो हाइट्स को मेजर करने के लिए फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई, जिससे हमें पता चला कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को हम ईजिली कैसे मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स। तो हमने देखा कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ठीक है, हमने पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा वो सेम रहेगा। जैसे इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेनस का रेशो ले लूँ, और अगर मैं कोई और ट्राइंगल ले लूँ जिसका साइज छोटा है बट उसका भी ये वाला एंगल थीटा है, तो दोनों में ये जो हाइट और हाइपोटेनस का रेशो है ये सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से इन दोनों का रेशो सेम रहेगा, हाइट का और हाइपोटेनस का। तो हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। जो भी एंगल के ऑपोजिट साइड होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, याद रखना। एंगल के ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो एंगल के पास में होती है वो होता है बेस, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस। तो हमने देखा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में
अगर हमने किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे रेशो निकाला किन्हीं भी दो साइड्स का तो वो इक्वल है, चाहे मैं हाइपोटेनस बाय बेस करूँ इन दोनों ट्राइंगल्स में तो वो इक्वल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर करूँ तो वो भी इक्वल है। तो हमने इन करस्पॉन्डिंग रेशोज़ को नाम दिया। अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो लेते हैं तो हम उसे कहते हैं साइन थीटा, विच इज़ इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। उसके बाद आया कॉस थीटा, जो क्या होता है बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर है टैन थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन ही रेशो पॉसिबल है ना, परपेंडिकुलर का बेस के साथ ले लिया, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ लिया, बेस का हाइपोटेनस के साथ ले लिया, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बन गए। इसके बाद और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे बनेंगे, इनका रेसिप्रोकल लेके, तो साइन थीटा का मैं रेसिप्रोकल लूँगा कोसेक थीटा तो वो हो जाएगा एच बाई पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का सेक थीटा एच बाई बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टैन थीटा का कॉट थीटा विच इज़ बी बाई पी। आया समझ में? तो ऐसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बनाए जो कि बताते हैं हमें कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एट एन पर्टिकुलर एंगल थीटा क्या रेशो होगा उसकी साइड्स का। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आगे डेवलप होती चली गई। हमने ये पहले डिफाइन किया था राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हमने हर एक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ डिफाइन कर दिए, तो वो भी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलो पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ तो तुम्हें पता है साइन थीटा के लिए अगर 0 डिग्री पे क्या होता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। याद है सबको, 10th में पढ़ा होगा ये। कॉस थीटा के लिए अगर यही रेशोज तुम्हें लिखने हैं कॉस थीटा के लिए तो कैसे लिखोगे, तो बस इसी को उल्टा कर दो, ठीक है। तो 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। तुम्हें बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज याद रखने हैं साइन थीटा के फॉर एंगल्स 0 to 90 डिग्री, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तुम इसके हेल्प से लिख सकते हो। कॉस थीटा कैसे लिखोगे, इसी को उल्टा कर दो, 90 डिग्री का 0 डिग्री पे डाल दो, 60 डिग्री का 30 डिग्री पे, 45 का 45 पे, फिर 30 का 60 पे और 0 का 90 पे। अब टैन थीटा क्या होता है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा करूँगा, अगर मैंने साइन थीटा बाय कॉस थीटा किया तो एच और एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पी बाई बी, जो कि क्या है टैन थीटा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर मुझे टैन थीटा कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 0/1 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये होगा 1, ये होगा √3 और ये नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 1/0 किसी भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो चीज़ डिफाइंड नहीं होती। अब काफ़ी सारी बुक्स में इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं। क्यों इन्फिनिटी लिखते हैं, क्योंकि देखो ये जो टैन थीटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंगल की, टैन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहले 0 थी, फिर 1/√3 इंक्रीज हुई 1√3, तो हम मानते हैं कि ये इंक्रीज होकर इन्फिनिटी पे जाएगी फॉर 90 डिग्री, ठीक है। चलो उसके बाद कोसेक थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होगा, देखो कोसेक थीटा तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो कोसेक थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा करोगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2, 1 डिवाइड बाई 1/2, ये होगा 2, ये हो जाएगा √2, ये आएगा 2/√3 और ये 1/1 1। सिमिलरली सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा, यहाँ पे आएगा 2/√3, यहाँ पे आएगा √2, ये होगा 2 और ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि क्या होगा टैन थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा क्या होगा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/, ये होगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पे देखो कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 0। इसको हमने इन्फिनिटी माना था ना, तो अगर 1/∞ करोगे तो वो टेंड्स टू 0 होता है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने सिर्फ साइन थीटा का याद रख लिया, साइन थीटा क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इतना याद रख लिया तो चिंता करने की कोई बात नहीं है बीडू। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग उसकी हेल्प से लिख सकते हैं। साइन थीटा को उल्टा कर दो, कॉस थीटा आ जाएगा, साइन बाय कॉस कर लो टैन आएगा, साइन का उल्टा कर दो कोसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर दो टैन सेक आ जाएगा, और कॉस बाय साइन कर दो कॉट थीटा आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि तुमने कितना पढ़ा है 10th तक, ठीक है। 10th तक किसने कितना पढ़ा है, ये थोड़े क्वेश्चन से टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें 10th तक हर कोई पढ़ चुका होता है। चलो चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, अच्छा इश्क विश्क में मत फंस जाना 11th 12th में, ठीक है। इश्क विश्क में फंस गए
तो ज़िंदगी भी वहीं पे फंस के रह जाएगी। तो 10th 11th 12th में इश्क में नहीं फंसना है। 10th 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई करो, एक बार IIT आ जाओ, फिर जो इश्क विश्क नैन लड़ाने लड़ा सकते हो, ठीक है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। अच्छा, जब भी मैं क्वेश्चन दूँ वहाँ पे तुम्हें पॉज करके खुद से कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। पॉज करके खुद से कर लो, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। चलो, मैथ में खासकर ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है। अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें ज्योमेट्री यूज़ होगी, तो वहाँ पे तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक बार अगर तुमने डायग्राम अच्छे से बना लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, खत्म हो जाएगा फिर क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में भी जो क्वेश्चन ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन है, उनमें भी अगर तुमने एक बार सही डायग्राम बना लिया तो आधा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और उस सर्कल के सेंटर पे ये जो कॉर्ड है ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 120 डिग्री, 6 सेंटीमीटर रेडियस है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। करें ऐसे क्वेश्चन 10th में, चलो कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो मान लो इस कॉर्ड का लेंथ L है, तो ये हो जाएगा L/2 और ये भी होगा L/2, आधा लेंथ हो जाएगा। अब हमें बताइए टोटल एंगल कितना था, 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या आएगा, L/2 डिवाइडेड बाय 6। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू L/12। तो यहाँ से L का वैल्यू क्या आएगा, 6√3। तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, 6√3 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी पीजी वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्राई दिस वन। पहले वाला तो इजी पीजी था बहुत ही, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें JEE एडवांस तक लेके जाऊँ। बहुत सारे चैनल पे यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते JEE एडवांस लेवल, वो बोर्ड्स लेवल तक पढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा JEE मेंस लेवल तक तुम्हें लेके चले जाएंगे। JEE मेंस लेवल के आगे वो एक आध क्वेश्चन लेते हैं JEE एडवांस का। ठीक है, 2-3 लेक्चर में एक आध क्वेश्चन लेंगे JEE एडवांस का, क्योंकि JEE एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है। 5 से 10 मिनट तो तुम्हें एक्सप्लेन करने में लग ही जाएंगे JEE एडवांस का क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में। तो इसीलिए लोग टाइम बचाने के लिए JEE एडवांस के क्वेश्चन नहीं लेते, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं JEE एडवांस के क्वेश्चन लूँगा और हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें JEE एडवांस के क्वेश्चंस को। और अगर तुम्हें फास्ट लग रहा है वो वाला चीज़, जब मैं JEE एडवांस के क्वेश्चन करवाऊँगा ना, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊँगा ताकि हम टाइम बचा सके। और अगर तुम्हें वो फास्ट लग रहा है तो क्या करना है, वहाँ पर खुद से ट्राई करना है समझने का। पॉज करो, कहीं पे समझ नहीं आया पॉज करो, खुद से ट्राई करो। एक्चुअली ये जो थिंकिंग एबिलिटी है यही बढ़ानी होती है JEE में। लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि नहीं भाई JEE का तभी हो सकता है जब टीचर पढ़ाए। टीचर पे है थोड़ा सा डिपेंड, बट ज़्यादा डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। कहीं कहीं पे मैं कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा, जनरल चीज़ें वो तुम्हें खुद से सोचनी है वहाँ पे। हाँ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, ओके ऐसा था तो ऐसा हुआ। ऐसा जब तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा जब तुम थिंक करने लगोगे, तभी तुम JEE लेवल तक पहुँचोगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसमें हमने एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अच्छा पॉज करके ट्राई कर लिया करना हर बार। ठीक है, देखो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसमें मैंने एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया। अंडा लग रहा है बट सर्कल है। फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। तो इस सर्कल में अगर मैंने किसी स्क्वायर को इंस्क्राइब किया तो उसका एरिया तुम्हें बताना है। तो सर्कल के अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब तो बाद में कर लेंगे, पहले तो इस सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेते हैं। इस सर्कल का रेडियस ही नहीं पता है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये होगी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो सर्कल के सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। आती है ये चीज़ सबको। तो देखो सर्कल का रेडियस है R, इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आधा एंगल, ये होगा 30 डिग्री। सही है, ये R है तो ये हो जाएगा A/2, टोटल लेंथ A है तो A/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई A/2। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू 2R/A। तो यहाँ से रेडियस क्या आएगा, रेडियस आएगा A/2√3। अच्छा इसका PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक से डाउनलोड कर लेना PDF। ठीक है, तो रेडियस मिल चुका है सर्कल का। हमें क्या पूछा है कि इस सर्कल के अंदर भी अगर मैंने कोई स्क्वायर इंस्क्राइब किया, अगर इस सर्कल के अंदर मैंने स्क्वायर इंस्क्राइब किया तो उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, यही पूछा है ना।
हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। तो देखो मान लो इस सर्कल के अंदर मैंने ऐसे स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया। इस स्क्वायर का साइड है मान लो एस, तो कैसे स्क्वायर का हम लोग साइड फाइंड कर सकते हैं? एरिया अगर चाहिए स्क्वायर का तो साइड चाहिए, तो साइड कैसे फाइंड करेंगे? ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से अगर एक डायामीटर खींचोगे तो वो हो जाएगी इस स्क्वायर के लिए हाइपोटेनस या डायगोनल स्क्वायर का। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? S√2। A√2 होता है ना स्क्वायर का डायगोनल, तो S√2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या है? A/2√3, या फिर 2R लिख लेते हैं पहले, बाद में लिख लेंगे ये वैल्यू। तो S√2 इक्वल टू 2 इंटू A/2√3। तो 2 से 2 कैंसिल, साइड क्या आया? A/√6 स्क्वायर का। तो स्क्वायर का साइड है A/√6, तो एरिया क्या होगा मेरे जानी? एरिया होगा A²/6 एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर, A²/6। ईजी था क्वेश्चन कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, सच में बोल रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि सोच नहीं पाओगे, फर्स्ट ग्लांस में सोच नहीं पाओगे, इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अभी अभी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई है जेईई की, या फिर अगर ड्रॉपर्स हो तो ड्रॉपर्स तुम्हें पता ही है तुमने क्या गलतियाँ करी है, वो गलतियाँ मत करो। और जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही एडवाइस दूंगा मैं, जिसने इस एडवाइस को फॉलो कर लिया वो आईआईटी आएगा, पक्का आएगा, गारंटी है, ठीक है। ठप्पा मार के दे देता हूँ, मार्क ठप्पा मार के दिखा देता हूँ। वो पीके में पूछता है ना मार्क किधर है, दिखाओ मार्क किधर है पीके में, तो मार्क इधर है, मैं मार्क देता हूँ कि जो भी इस टिप को फॉलो करेगा, जो अभी अभी 10 से 11 में आया है, वो पक्का आईआईटीएन बनेगा। टिप ये है कि जो जिस दिन पढ़ाया है उसी दिन पढ़ लो, उसे अगले दिन के लिए पोस्टपोन मत करो। जिस दिन भी पढ़ाया है मास्टर ने, टीचर ने, उसी दिन पढ़ लो। उसके ऊपर जो भी तुम रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, उस रेफरेंस बुक से सारे क्वेश्चन कर डालो। जिसने ये किया वो पक्का आईआईटी में जाएगा। और रेफरेंस बुक, काफ़ी लोग पूछते हैं कि रेफरेंस बुक क्या यूज़ करनी चाहिए, तो मैथ्स और फिजिक्स के लिए सिंगेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सिंगेज तुम्हें मैथ्स और फिजिक्स में यूज़ करनी चाहिए एज द रेफरेंस बुक फॉर आईआईटी जेईई। और जब भी जेईई मेन का एग्जाम आएगा तब जेईई मेन के सभी पीवाईक्यूज कर लेंगे, जेईई एडवांस का आएगा जेईई एडवांस की पीवाईक्यूज कर लेंगे। दैट शुड बी द रोड मैप। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगी मिनिमम वैल्यू इस चीज़ की? देखो मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसमें इनइक्वालिटी यूज़ होने वाली है, ये तो पता चल गया। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक आइडेंटिटी हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए वहाँ पे ये इनइक्वालिटी यूज़ होगी ही होगी। 90% ऑफ द टाइम जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा यही इनइक्वालिटी यूज़ होगी जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। और वो इनइक्वालिटी है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। 90% ऑफ द क्वेश्चन जो भी इनइक्वालिटी आएंगे यहीं से आएंगे। अब बोलोगे कैसे यूज़ हो रही है सर? देखो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो लिख लो 2 cos थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस √2 tan थीटा डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है? 3। ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है ना अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन निकालना, 3 है तो क्यूब रूट आएगा इधर 2 cos थीटा इंटू 1/sin थीटा इंटू √2 tan थीटा। ठीक है, tan थीटा नहीं दिख रहा होगा उसके लिए सॉरी। देखो अब ये जो है हमारा रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये जो है हमें चाहिए, तो इसको मैं r मान लेता हूँ, रिक्वायर्ड वैल्यू को r, ठीक है, रिक्वायर्ड r डिवाइडेड बाय √3 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो इसमें ये है cos थीटा sin थीटा, रुको, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू cos थीटा बाय sin थीटा इंटू √2 tan थीटा, √2। अब tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा, याद है सभी को? tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। तो यहाँ से देखो cos थीटा कैंसिल, sin थीटा कैंसिल, ये क्या आया r/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2√2। अब 2√2 का क्यूब रूट होगा, किसका क्यूब रूट होगा? 2√2, मतलब 2√2 किसका क्यूब रूट होगा? √2 का, क्योंकि √2 का अगर क्यूब करोगे तो 2√2 आता है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? √2, तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √2 r/3। तो r क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3√2। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू? 3√2। तो जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए
90% ऑफ द टाइम इनइक्वालिटी जो यूज़ होती है वो यही होती है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इस इनइक्वालिटी को हमेशा याद रखना। और ये इनइक्वालिटी क्यों यूज़ होती है, इसका एक और देखो, कैसे पता चलेगा कि ये इनइक्वालिटी यूज़ होने वाली है। तो क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन में जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करने से अगर टर्म्स कैंसिल हो रही है तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यूज़ होगा। यहाँ पे देखो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, जब मैं टैन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखूंगा मल्टीप्लाई करके, तो वहाँ से तुम्हें पता चलना चाहिए कि हाँ भाई सभी टर्म्स कैंसिल हो रही है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है राइट हैंड साइड में, तो यही वाली इनइक्वालिटी यूज़ होगी। चलो आगे चलते हैं और आगे अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी क्या होती है बताओ, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? सर मेरे पापा का नाम मोहन लाल है, यही मेरी आइडेंटिटी है। सो आइडेंटिटी मीन्स ए थिंग विच इज़ ऑलवेज ट्रू। अब तुमने बोला कि क्या आइडेंटिटी है तुम्हारी, सर मैं मोहन लाल का बेटा हूँ, तो वो ट्रू है ना, सही है ना, ट्रू है ना। तो आइडेंटिटी मतलब ऐसी चीज़ जो हमेशा ट्रू होती है, ऑलवेज ट्रू। और मैथ्स में ऐसी इक्वेशन जो हमेशा सही होगी, हमेशा ट्रू होगी, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। जैसे x इक्वल टू एक्स, ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि x हमेशा इक्वल होगा x के। या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और b की किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज़ हमेशा वैलिड है, तो वो भी एक आइडेंटिटी हुई। ए प्लस बी होल क्यूब, तुमने डिफरेंट आइडेंटिटीज़ पढ़ी होगा ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसी आइडेंटिटीज़ है जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आती है और वो हमेशा ट्रू होती है। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, और 10 तक तुमने इसको पढ़ रखा होगा, ये 3 आइडेंटिटीज़ है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। कौन सी वाली? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर इनको प्रूव करना है तो इनको प्रूव करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखो फर्स्ट वाला अगर मैं प्रूफ लूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे तुम लोगों को पता होगा कैसे प्रूव करना है, फिर भी बता दे रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? पी बाई एच, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, तो ये होगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली तुम बाकी की 2 आइडेंटिटीज़ को भी प्रूव कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्रूव कर सकते हो इजीली। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा, मतलब एच बाई बी, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनस टैन थीटा पी बाई बी, तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा? बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई बेस का स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू 1। तो इन तीनों आइडेंटिटीज़ को ईजिली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में। कहीं पर भी ये निकल के आ जाती है, ठीक है। मिस्टर इंडिया है ये आइडेंटिटीज़, और काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज़ एकदम छुपी हुई रहती है। अब कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे 1, अगर तुम्हें ऐसा दिया है, मान लो 1 डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो तुम्हें ऐसा 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन में छुपी हुई होती है, ये मिस्टर इंडिया आइडेंटिटीज़ है। तो क्वेश्चन में तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये आइडेंटिटीज़ कहीं पे यूज़ हो रही है, देख के तुम्हें पता चलना चाहिए। और एक्चुअली इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए ना कि क्वेश्चन देख के ही पता चल जाए कि ये आइडेंटिटीज़ उसमें यूज़ होने वाली है या नहीं। तो इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जेई के लिए। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, फिर पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल है तुम लोगों में। करो ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में? शो दैट। क्या शो करना है? अच्छा, क्वेश्चन में शो करना है, ठीक है। वरना पता चला सर क्या शो कर रहा है, बताइए बॉडी शो करनी है क्या? कपड़े निकाल के एकदम देखो सर सिक्स पैक विक्स पैक बना लिए मैंने एकदम। तो यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं करना हमें सिक्स पैक बना के, ठीक है। MMA फाइटिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे दिमाग के सिक्स पैक दिखाओ। किसी के दिमाग में अगर सिक्स पैक है तो वो दिखा सकता है यहाँ पे। किस किसने कर लिया ये वाला क्वेश्चन? चलो मैं कर दूँ अब, ठीक है। देखो 2 इंटू साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x, और साइन और कॉस दिख रहे हैं इसमें, तो हमें साइन और कॉस की आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर से x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये जो साइन रेज टू 6x और कॉस रेज टू 6x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, ये a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं दिख रहा क्या किसी को? हैं? अगर नहीं दिख रहा तो तुम्हारे दिमाग में लकवा मार चुका है भाई। ठीक है, अगर किसी को ये a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं दिख रहा है मतलब तुम्हारे दिमाग में लकवा मार चुका है। और साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत जगह यूज़ आएगी। देखो तो तुम्हें एक आइडेंटिटी पता होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम लोग 10 तक यूज़ करते हैं, बट 10th के बाद क्योंकि अब तुम लोग थोड़े से बड़े हो चुके हो तो इसको एक और तरीके से यूज़ करना सीखो, ठीक है। जैसे कोई मूवी देखते हो, उस मूवी की हिडन डिटेल समझ में नहीं आती जब छोटे होते हैं।
जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उसके डबल मीनिंग समझ में आने लगते हैं मूवी में, पता होगा ना तुम्हें। तो वैसे ही ये जो फॉर्मूला है इसका एक और मीनिंग तुम्हें समझ में नहीं आया अब तक, अभी 10th के बाद वो मीनिंग समझ में आना चाहिए। कैसे? इसको हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो तुम उसको लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझे? तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना ये, देखो पहले फर्स्ट स्टेप में ये लिख लेते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है और ये है कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों लिखा? अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपके दिमाग में आया आपने लिख दिया, मेरे दिमाग में नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? हैं, मैं क्या करूँगा? भजन करूँगा? अरे बेटे कैसे दिमाग में आएगा? अबे हमें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी पता है, तो उस फॉर्म में तो हमें लिखना पड़ेगा ना, तो ऐसे दिमाग में आना चाहिए। देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आया समझ में सबको अब तक? कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ठीक है। चलो उसके आगे -3 इंटू, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सही बात है, प्लस 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। अब फिर से इस साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो इसके साथ मिलके बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप कि दिमाग की कसरत हो रही होगी तुम लोगों के और ये आएगा -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 1। अब इसको फाइनली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बन जाएगा 1 और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 को तो ये होगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और बची हुई टर्म क्या है? बची हुई टर्म है +1। तो ये और ये कैंसिल हुआ, 2 + 1 3 -3 3 - 3 0 एंड 0 इज़ आवर फाइनल आंसर, जो कि हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। खत्म कर दिया इस क्वेश्चन को। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? पता चला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कैसे करना है? अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया कोई चिंता वाली बात नहीं है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो मेरे चीतो। देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में आते हैं। अगर ऐसा भी नहीं आया तो इस टाइप का यूज़ किसी और क्वेश्चन में करवा लेंगे वो लोग। अच्छा एक चीज़ और बताऊं तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री से जेईई में इंडिविजुअल सवाल बहुत कम आते हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बट उसका डायरेक्ट आउटपुट तुम्हें बहुत कम मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट आउटपुट तुम्हें बहुत कम मिलेगा जेईई में, बट इसका इनडायरेक्ट आउटपुट इतना है ना कि इसको स्किप ही नहीं कर सकते तुम लोग। हर एक क्वेश्चन में लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी जेईई में, क्योंकि वो अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करवाएंगे, एक्सपोनेंशियल को ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी अगर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, वेक्टर एंड 3D में ट्रिग्नोमेट्री घुस जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री घुस जाएगा तो जो भी चीज़ पढ़ोगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री घुस जाता है, ठीक है, कहीं पर भी जाके घुस जाता है बस। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तुमको बहकाते हैं कि भाई देख ट्रिग्नोमेट्री से कहाँ क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, अरे मेरे लाल पीले नीले नीले हरे, ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट नहीं आता, बट इनडायरेक्ट इतना यूज़ है कि अगर तुमने स्किप कर दिया तो एल लग गए तेरे, एल लग गए। चलो इस क्वेश्चन को कर लिया, मैं करके दिखाता हूँ। देखो अब इसको रूट से बाहर निकालना है, बट पता नहीं चल रहा है कि इसको रूट से बाहर कैसे निकाले, है ना। रूट से बाहर कोई चीज़ कब निकलती है? जब उसका होल स्क्वायर हो रूट के अंदर, बट इसका कोई होल स्क्वायर है ही नहीं रूट के अंदर, ना साइन थीटा को कुछ लिख के कुछ हो सकता है, तो इसको रैशनलाइज कर दो ना। रूट के अंदर कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज। तो ये हो जाएगा इंटू 1 + sin थीटा डिवाइड बाय 1 + sin थीटा, ये ऐसे तो रैशनलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? देखो ये न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 - sin स्क्वायर थीटा, a + b a - b, a² - b²।
तो यहाँ पे न्यूमरेटर से मैं बाहर निकाल सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे लाल पीले नीचे हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट में क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये होगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा, मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की यहाँ पे, समझ तो आया ना? ठीक है, अकल के पैदल लोगों देखो इधर। अच्छा, ये मैं प्यार से बोलता हूँ, दिल पे मत लेना ये चीज़ कि सर नहीं सर हमको तो अकल के पैदल बोल रहे हो, आप नहीं पढ़ेंगे आज से आपकी क्लास में तो ये मैं प्यार से बोलता हूँ यार, ये मेरा प्यार है तुम लोगों के लिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया एज कॉस स्क्वायर थीटा। चलो, तो देखो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो यही तो चीज़ हमें प्रूव करनी थी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। चलो सर, ये भी क्वेश्चन कर लिया एकदम टकाटक। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो अब। अगर वो क्वेश्चन कर लिया है तो जिस धुरंधर ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, मैं मान जाऊंगा उसको, मान लिया उसको भाई। अगर जिस धुरंधर ने ये क्वेश्चन कर लिया वो समझ ले कि उसका दिमाग जेई लेवल का है, ठीक है। अगर तुमने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा है, अगर तुम नए नए हो और इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो, तो जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसका दिमाग असल में जेई लेवल का है, बस मेहनत करते रहो। तो चलो ट्राई करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन करता है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सेक ए माइनस टैन ए दिख रहा है, इधर सेक ए प्लस टैन ए दिख रहा है। अब यहाँ पे सेक ए को लिख सकता हूँ मैं 1 बाय कॉस ए, टैन ए को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन ए, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। देखो एक तो थॉट ये हो सकता है कि सेक ए को मैं लिख दूँ 1 बाय कॉस ए, मैं तुम्हारे थॉट भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे गलती करते हैं हम लोग, और इसका हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस ए और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, मतलब न्यूमरेटर कॉस ए, डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ए, और इसका अब आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मर गया ये यहीं पे। आगे अब मल्टीप्लाई करते रहो, कुछ नहीं आएगा आगे इतना करने के बाद भी। मतलब ये अप्रोच गलत है, इसमें कुछ गलती है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कौन सा अप्रोच सही है फिर, सर आप ही बताओ फिर कौन सा अप्रोच सही है, क्या करना है। तो यहाँ पे देखो सेक ए माइनस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए दिख रहा है, जिसके दिमाग में चमक गया कि अरे भाई अपने पास आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेक ए माइनस टैन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक ए माइनस टैन ए क्या होगा बताओ, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है तो भी बता सकते हो इजीली। सेक ए माइनस टैन ए क्या होगा, 1 बाय सेक ए प्लस टैन ए, होगा कि नहीं? तो लिख दो सेक ए माइनस टैन ए को 1 बाय सेक ए प्लस टैन ए, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं LHS, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आके बनेगा सेक ए प्लस टैन ए माइनस 1 बाय कॉस ए। अब लिख लो इसको, अब देखो सेक ए तो आ गया 1 बाय कॉस ए, रहने दो, एक चीज़ मिल गई, राइट हैंड साइड में जो 1 बाय कॉस ए था वो मिल गया। अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको रहने दो, इसको शांति से रहने दो। अब हम सेकंड चीज़ जो है 1 बाय सेक ए प्लस टैन ए उसको प्रूव करने का ट्राई करेंगे। तो टैन ए को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाय कॉस ए, तो वो हो जाएगा साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, ऐसा कुछ, ठीक है। बट इससे भी फ़ायदा नहीं लग रहा है, और अच्छा फ़ायदा किससे होगा, तो इस 1 बाय कॉस ए को भी लिख लो सेक ए, तो ये होगा 1 बाय टैन ए माइनस सेक ए। अब देखो किसके दिमाग में चमक रहा है, वो तो जीनियस है अभी। 1 बाय कॉस ए, अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा क्योंकि मुझे सेक ए माइनस टैन ए पता है, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये होगा सेक ए माइनस टैन ए, और मुझे पता है सेक ए माइनस टैन ए क्या होता है, 1 बाय सेक ए प्लस टैन ए, तो ये होगा 1 बाय कॉस ए माइनस 1 बाय सेक ए प्लस टैन ए, और यहाँ पे हो जाएगा अपना क्वेश्चन ख़त्म। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। तो जिसने ये चीज़ सोची होगी, क्योंकि जेई में वो सवाल लंबे नहीं देते, वो ऐसे सवाल नहीं देते कि बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन दे दिया, वो ऐसे सवाल देते हैं जिनमें तुम्हें सोचना पड़े। वो तुम्हारी कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहते, वो चेक करना चाहते हैं तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और उन पे टाइम दो। अभी तुम्हारा इनिशियल स्टेज है जेई का, तो इनिशियल स्टेज में ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि तुम कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किया करो, 1 घंटे का टाइम लगाया करो, मान लो उसमें से 15-20 जितने भी सॉल्व हो जाए, बट बचे हुए जो 10 है उस 1 घंटे के बाद उन 10 पे चाहे 2 घंटे लग जाए, बट उन 10 क्वेश्चंस को ट्राई करना ही है, समझे? चाहे
2 घंटे लग जाए बाद में, बट उन बचे हुए 10 क्वेश्चन को ट्राई करना ही है, उसी से थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5, तो हमें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5, और हमें वैल्यू किसका चाहिए? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो चाहिए तो मैं इसको मान लेता हूँ कुछ x, ठीक है। जो नहीं मिलती वो कौन है? x ठीक है। तो जो क्वांटिटी पता नहीं है, जो कैसे बिहेव करती है पता नहीं है, जो क्यों छोड़ के चली गई पता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? x। तो जो पता नहीं है वो x। अब देखो, अब कैसे फाइंड करेंगे बताओ? किसी के पास कोई सॉल्यूशन है कि सर अब हमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बट सर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, स्क्वायर नहीं है, क्या करें सर? तो होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो ना। तो होल स्क्वायर अगर कर दिया तो क्या होगा? 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 इंटू 3 13, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 25। समझ गए? उसके बाद नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दो, तो ये होगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, अब चमक रहा होगा दिमाग में, माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चमक गया? तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा? देखो पैसा आएगा ऐड करने से, वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को आता है पैसा, हमें ऐड करने से आंसर मिलेगा। तो 9 मैं कॉमन ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 9 अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अगर यहाँ से 25 कॉमन ले लिया तो ये भी होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड किया है ना हमने। और ये जो प्लस 30 और ये माइनस 30 हो जाएगा कैंसिल, और राइट हैंड साइड में 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 1 हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा यहाँ से, समझ गए ना? 9 प्लस 25 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा 9 के, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 3। तो हेंस प्रूव्ड, यही तो हमें दिखाना था कि इसका वैल्यू प्लस माइनस 3 होगा, तो वो हमने प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और देखते हैं किन लोगों को चीज़ पता है जो मैंने कुछ समय पहले बताई थी। ठीक है, बातें कोई ना जाने सब भूल जाने। कर लिया पॉज करके ट्राई? ठीक है, चलो बता दें। सेक्स स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, ये हमें प्रूव करना है। और ये चीज़ें प्रूव करने के लिए मैंने पहले ही तुमसे क्या कहा है? क्या कहा है याद करो? मैंने कहा है कि अगर प्रूव करना है आइडेंटिटीज़, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होती है? AM ग्रेटर दैन इक्वल टू GM। इनइक्वालिटीज़ में इनइक्वालिटी अगर प्रूव करनी है तो AM ग्रेटर दैन इक्वल टू GM सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनइक्वालिटी है। तो ट्राई करो ना इसमें AM ग्रेटर दैन इक्वल टू GM करने का। अब देखो सेक्स स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो अगर मुझे चाहिए, अगर मैं सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा करूँगा, देखो करके देख लेते हैं। डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। सही है, सही है। तो इसके बाद देखो सेक्स स्क्वायर थीटा को 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। देखो सेक्स स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैंने LCM लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आ जाएगा नीचे, तो नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? आ रहा होगा ना यहाँ तक? ग्रेटर दैन और इक्वल टू रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर दैन और इक्वल टू। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ आगे, नहीं तो मैं नहीं करता। अब यहाँ पे देखो
अब राइट हैंड साइड में तो वो क्वांटिटी है जो हमें चाहिए, बिल्कुल हमें सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए था जो राइट हैंड साइड में है, बट लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 आके उसके साथ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, और हमें नहीं पता अब इसको कैसे सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड वाले को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखे, कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो ये अप्रोच जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि दिस अप्रोच लीड्स नोवेयर, दिस अप्रोच लीड्स नोवेयर। एक्चुअली मैं तुम्हारी जगह होता, मैं भी सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा यही अप्रोच करता पहले। दिस अप्रोच लीड्स नोवेयर, बट ये अप्रोच हमें कहीं भी लीड नहीं कर रही है। सो थिंक सम अदर मेथड, तो कुछ अदर मेथड थिंक करो, कुछ अलग सोचो। सो थिंक अदर मेथड, कुछ अलग सोचो, कैसे इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग निकाल सकते हैं, ये सोचो। और अगर जिसने थोड़ा सा सोच लिया उसको पता होगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा तो रेसिप्रोकल ही है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के, तो सर क्या फ़र्क पड़ता है, हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ही शुरुआत कर देते हैं ना एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम की, एंड दैट इज़ द करेक्ट अप्रोच। तो हम लोग शुरू करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब ये क्या होगा, ये होगा 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस को सेक स्क्वायर थीटा। आया समझ में? तो ऐसे सोचना है। अब हम रेसिप्रोकल लेंगे, पहले होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, सॉरी 1/कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जब भी रेसिप्रोकल लेंगे हम लोग दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये हो गया पहला चीज़ प्रूव। अब सेकंड चीज़ कैसे प्रूव करेंगे, तो इसी के साथ शुरू करो। तो हमें पता है अब जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है उसका यूज़ करो सेकंड वाली चीज़ प्रूव करने के लिए। तो हमें सेकंड वाली चीज़ पहले से पता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पता है ना पहले से हमें, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं यार। सो दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ, क्योंकि इसी को तुम एज अ नोट्स यूज़ करोगे ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अच्छे से लिख दे, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 4, क्योंकि इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो रूट 4 क्या होता है, 2। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। खत्म ये भी क्वेश्चन। So this is how you should think in JEE, and that's why it is called the toughest exam of India. अगर सिलेक्शन वाइज देखे तो सिलेक्शन वाइज यूपीएससी टॉप पे है, क्योंकि यूपीएससी में सिलेक्शन का परसेंटेज बहुत कम है। 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और आईपीएस की आईएएस ऐसी सीट्स है सिर्फ 1000, आई थिंक, हाँ 1000। 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 1000 बच्चे सिर्फ आईपीएस आईएएस आईएफएस आईआरएस ऐसी सर्विस में जा पाते हैं, उससे भी कम है शायद 1000 से भी। तो अगर तुम परसेंटेज देखो सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन का परसेंटेज मतलब 1000 में से एक बच्चा सिलेक्ट होता है, लगभग 1000 में से एक। जेई का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, 100 में से एक बच्चा सिलेक्ट होता है। बट अगर पेपर लेवल की बात करें तो पेपर के लेवल में जेई कहीं आगे है यूपीएससी से, बहुत ज़्यादा आगे है। तो अगर इस टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करना है, सो यू शुड हैव द टफेस्ट माइंड, टफेस्ट नहीं, यू शुड हैव द ब्रिलियंट माइंड, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स, क्रैक आईआईटी जेई। अब ऐसा नहीं है कि लोग बचपन से ही जीनियस होते हैं और जीनियस लोग क्रैक करते हैं। हाँ, अगर किसी ने 6 से 7 से कोचिंग की है तो उसके लिए थोड़ा सा इजी होता है 11th-12th में। अगर कोई बच्चा नया आ रहा है, बोर्ड बैकग्राउंड से है और जेई की शुरुआत कर रहा है, तो उसके लिए टफ होता है जेई को ये करना, कैचअप करना उन लोगों के साथ। बट अगर जो बच्चा मेहनत करेगा वो खुद को हमेशा इम्प्रूव कर सकता है। फाइनमन सबको पता है, रिचर्ड फाइनमन। फाइनमन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत ही, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर भी है। 3 लेक्चर्स ऑफ फाइनमन, उनकी बहुत फेमस बुक्स भी है। वो कहते थे कि आई वॉज एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, आई जस्ट वर्कड हार्ड। मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, मैंने हार्ड वर्क किया और उसी की वजह से मैं आज एक डिस्टिंग्विश्ड फिजिसिस्ट हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिलियंट माइंड सिर्फ बॉर्न नहीं होते हैं, नहीं, वो क्रिएट भी होते हैं। चैम्पियंस आरंट मेड इन द रिंग, चैम्पियंस मेड इन द जिम। मतलब चैम्पियन सिर्फ ये नहीं कि एक दिन रिंग पे गया और वो चैम्पियन बन गया, नहीं,
वो जिम में चैंपियन होता है क्योंकि उसने जिम करी है, उसने मेहनत करी है, इसीलिए वो चैंपियन है। ठीक है, कोई लक नहीं है कि वो गया और जीत गया, नहीं। चैंपियंस आर मेड इन द जिम, दैट हार्ड वर्क मेक्स यू चैंपियन, नॉट द अकम्पलिशमेंट। हार्ड वर्क तुम्हें चैंपियन बनाता है, अकम्पलिशमेंट नहीं चैंपियन बनाती। तो हार्ड वर्क करो, अपने आप अकम्पलिशमेंट होगी। चलो, थोड़ा ज़्यादा ही मोटिवेशनल ज्ञान दे दिया तुम्हें। तो अब तक हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री में कहानी, अब तक में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, पी बाई बी। और हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है। तो उसमें जो थीटा है ना, वो थीटा क्या होता है, वो थीटा होता है एंगल। तो एंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री में। तो एंगल को मेजर करते आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए एंगल मेजर कैसे करते हैं, एंगल का इतना इंपॉर्टेंस है। तो एंगल बनता कैसे है, तो पहले तो एंगल दो रेज से बनता है, दो रेज जो एक ही पॉइंट से पास होती है। इसको कहते हैं इनिशियल साइड और इसको कहते हैं टर्मिनल साइड। ओके, दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड। और टर्मिनल साइड का जो रोटेशन है इनिशियल साइड से, उसी को कहा जाता है एंगल थीटा। दिस इज द एंगल। तो इस एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या है, कैसे हम लोग एंगल को डिफरेंट तरीकों से मेजर करते हैं, यही पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल में। चलो, तो पहला जो मेजरमेंट है एंगल का, वो तो है डिग्री मेजरमेंट। और आई थिंक तुम सभी लोगों ने पढ़ा होगा डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, तो उसी को बस यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट मतलब हम लोग देखेंगे कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री है, कितना रेडियन है, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर एक कंप्लीट रोटेशन को मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो उसी को हम कहते हैं एक डिग्री। उस 360 में से एक पार्ट को कहेंगे एक डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन को अगर मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो जो एक पार्ट होगा वो होगा एक डिग्री। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th ऑफ 1 रोटेशन, 1/360th ऑफ 1 रोटेशन। ठीक है, 1/360 ऑफ 1 रोटेशन। तो अगर क्वार्टर रोटेशन है तो 90 डिग्री, अगर हाफ है तो 180 डिग्री, 1 कंप्लीट रोटेशन है तो 360, तो ये होगा 180 डिग्री। यार ये तो पता है, ये तो चिंदी चीज़ें हैं। अगर 3/4 है तो 270 डिग्री, ये देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसको 270 डिग्री। और अगर एक कंप्लीट रोटेशन है, अगर एक कंप्लीट रोटेशन है तो वो कितना होगा 360 डिग्री। दिस इज़ 360 डिग्री। तो ये तो एक मेजरमेंट का यूनिट है एंगल का, डिग्री मेजरमेंट। बट दूसरा यूनिट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, वो है रेडियन यूनिट, रेडियन मेजरमेंट। और रेडियन ही ऐसा यूनिट है एंगल का। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमें बताते हैं किस चीज़ का क्या है, ऐसा यूनिट है। तो ऐसा यूनिट जो है एंगल का वो है रेडियन। अब सर ये क्या चीज़ है रेडियन, कोई रेडा है क्या रेडियन? तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग है बेटा, ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी मैजिकल चीज़ है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, हटके चीज़ है। लगता है कि ऐसे क्यों डिफ़ाइन किया है, बट जब इसके एप्लीकेशंस देखोगे ना तब पता चलेगा कि हाँ सर क्यों डिफ़ाइन किया है ऐसे। तो रेडियन हमें बोलता है 1, हाँ ठीक है। सो रेडियन इज़, अगर मैंने कोई सर्कल लिया, ठीक है, और इस सर्कल पे मान लो मैंने कोई ऐसे एंगल बनाया, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस एंगल का। और ये हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क एल, ये क्या होगा एल, एल लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ या फिर आर्क लेंथ, ठीक है। सो रेडियन में एंगल कैसे मेजर करते हैं हम? तो रेडियन में एंगल मेजर होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अलग ही चीज़ है ना बिल्कुल। बट ये जो एंगल है ये मैटर नहीं करता कि सर्कल की रेडियस कितनी है। अगर मान लो बड़ा वाला सर्कल ले लिया, बट अगर तुमने सेम एंगल रख दिया, तो ये जो L/R का रेशो है सेम ही रहेगा। तो सर्कल की रेडियस से मैटर नहीं करता एंगल कितना होगा, मैटर करता है कि कितना रोटेशन है। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, दोनों एंगल की ही मेजरमेंट है, बट इसमें डिफाइन करने का तरीका अलग है। एंगल इन रेडियन क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क जितना उसने सबटेंड किया है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो गई रेडियस ऑफ सर्कल की, तो हम बोलते हैं कि एंगल कितना हो गया उस वक्त 1 रेडियन, सी से उसको डिनोट करते हैं 1 रेडियन। तो बताओ एक कंप्लीट रोटेशन में कितना रेडियन होगा, 1 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना रेडियन होगा बताओ?
हाउ मेनी रेडियंस इन वन कंप्लीट रोटेशन, सी, या फिर वन रैड लिख दो रेडियन का, ठीक है। वन कंप्लीट रोटेशन में कितना रेडियंस होगा, तो वन कंप्लीट रोटेशन में आर्क की लेंथ क्या होगी, इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल आर, सो विच इज इक्वल टू 2 पाई। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियंस। आया समझ में रेडियन मेजरमेंट। तो हाफ रोटेशन में कितना होगा, हाफ रोटेशन में तो हाफ रोटेशन में आर्क लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर बाई 2, यानी पाई आर होगी, हाफ है ना, तो 2 पाई आर का आधा पाई आर डिवाइड बाय आर, तो पाई रेडियन। तो हाफ रोटेशन में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एक्चुअली, क्योंकि हाफ रोटेशन डिग्री में 180 डिग्री होता है ना, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो कन्वर्जन देख लेते हैं अब रेडियंस और डिग्री के बीच में, ठीक है। रेडियन और डिग्री के बीच में कन्वर्जन क्या होता है, तो हमें पता है कि 360 डिग्री एक कंप्लीट रोटेशन होता है, और वही रेडियन में क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस। तो देखो यहाँ से ये डायरेक्ट वेरिएशन है, किस किसने पढ़ा है डायरेक्ट वेरिएशन, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है, जैसे ही एंगल इंक्रीज होगा दोनों में इंक्रीज होगा, डिग्री और रेडियन में। तो 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई दिस क्वेश्चन मार्क, मीन्स एंगल इन रेडियन, दिस क्वेश्चन मार्क इज एंगल इन रेडियन, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर लिया तो फिर किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 360, तो 2 पाई बाई 360 क्या होगा, पाई बाय 180। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। या फिर ऐसे भी देख लो, 1 रेडियन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, तो देखो 360 डिग्री में 2 पाई है, 360 डिग्री में 2 पाई है, तो 2 पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो अब 360 बाई 2 पाई, डायरेक्ट वेरिएशन अब भी इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क बाय 1। दिस क्वेश्चन मार्क क्या है, एंगल इन डिग्री, या फिर 1 रेडियन इन डिग्री, 1 रेडियन इन डिग्री। यहाँ पे ये क्या था, 1 डिग्री इन रेडियन। तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 360 बाई 2 पाई यानी 180 बाई पाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। इतनी बात समझ में आई। देखो डेरिवेशन किसी को समझ में नहीं आया, भाड़ में जाए, डेरिवेशन समझ में नहीं आया इसका, भाड़ में जाए। यहाँ पे तुम्हें बस याद रखना है कि कैसे कन्वर्ट करना है इन दोनों को। अब इसको याद रखने का मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है, पता है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है मेरे पास। अब देखो 1 डिग्री के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अगर किसी तुमको x डिग्री के लिए मानना है, मान लो x डिग्री को मुझे कैलकुलेट करना है रेडियन में, तो मैं कैसे करूँगा, बस इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x डिग्री क्या हो जाएगा, x डिग्री इक्वल टू x इंटू पाई बाई 180 रेडियन, होगा कि नहीं। और यहाँ पे अगर मेरे को मान लो x रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो x रेडियन क्या होगा, x इंटू 180 बाई पाई डिग्री। ईजी है ना। चलो यहाँ से लिख देता हूँ, x रेडियन क्या हो जाएगा, x इंटू 180 बाई पाई डिग्री। अब देखो इसको याद कैसे करें, सर कंफ्यूज हो रहा है सर, कहाँ पे पाई बाय 180 है, कहाँ पे 180 बाय पाई, सर कुछ तरीका बताओ इसको याद करने का। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा तरीका है। रेडियन में हम लोग एंगल मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। रेडियन में हम लोग एंगल कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्कल। आर्क की लेंथ देखते हैं, तो आर्क की लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर, या फिर 2 पाई जो भी एंगल है उसके साथ 2 पाई। तो पाई ऊपर आता है ना आर्क लेंथ में। देखो मैं कैसे तुम्हें बता रहा हूँ, तो रेडियन में जब भी कोई एंगल होता है तो उसमें पाई ऊपर होता है, पाई बाय समथिंग होता है एंगल, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 6, 2 पाई देखा हमने। देखो यहाँ पे देखा कंप्लीट रोटेशन का 2 पाई, हाफ रोटेशन का पाई। तो रेडियन में जब भी कोई एंगल होता है तो उसमें पाई आता है न्यूमरेटर में। रेडियन में जब भी कोई एंगल होगा तो पाई आएगा न्यूमरेटर में। तो अगर डिग्री टू रेडियन करना है, मतलब रेडियन में जा रहे हो, तो रेडियन में न्यूमरेटर में पाई चाहिए, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। और उल्टा उसका, जब रेडियन से डिग्री में आ रहे हो, आया समझ में ट्रिक। अगर डिग्री टू रेडियन कर रहे हो, रेडियन में जा रहे हो, अब रेडियन में पाई होता है ऊपर, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। और अगर रेडियन टू डिग्री आ रहे हो तो 180 बाय पाई से, ठीक है। अब देखो डिग्री में एक और चीज़ बतानी रह गई कि एक कंप्लीट रोटेशन को अगर हमने 360 में डिवाइड किया तो एक डिवीजन को बोलते हैं 1 डिग्री। वैसे 1 डिग्री को अगर हमने 60 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो हर एक पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। 1 डिग्री को
1 डिग्री होता ही इतना छोटा है, उस छोटे को भी छोटे 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 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट को बोलेंगे 1 मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब उसके अंदर जाओ और, ठीक है, इतना कितना अंदर जाए सर? थोड़ा सा और अंदर जाओ। अब 1 मिनट को भी और 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसमें से एक डिवीजन को बोलेंगे 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। 1 डिग्री में 60 मिनट्स और उसमें भी 1 मिनट में 60 सेकंड। तो बताओ 1 डिग्री में कितने सेकंड हो जाएंगे? तो 1 डिग्री में 60 × 60 सेकंड्स होंगे, जो कि हो जाएगा 3600 सेकंड। आया समझ में? चलो क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। अब सम कॉमन एंगल्स को कन्वर्ट करके देखते हैं डिग्री टू रेडियन। अब डिग्री टू रेडियन करना है, रेडियन में पाई ऊपर होता है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? पाई बाय 180 से। तो 30 × पाई बाय 180 रेडियन। आया समझ में? क्या आएगा ये? पाई बाय 6 रेडियन। सिमिलरली 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 × पाई बाय 180 रेडियन। ये याद कर लेना सभी, मतलब याद नहीं, तुम क्वेश्चन करते करते याद हो ही जाएगा वैसे। तो ये आएगा पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री मतलब 60 × पाई बाय 180 रेडियन। तो 60 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 3 रेडियन होता है 60 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री कितना रेडियन होगा? अब ऐसे भी डायरेक्टली बता सकते हो, 90 मतलब 1 क्वार्टर, पूरे सर्कल में होता है 2 पाई। अब 1 क्वार्टर में कितना होगा? 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2। तो 90 × पाई बाय 180, या फिर कन्वर्ट कर लो पाई बाय 2 रेडियन। आया समझ में? सो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3। अब ऐसे भी देख लो, 90 पाई बाय 2 है, तो 90 का आधा 45, पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4, खत्म चीज़। 90 का डबल 180, पाई बाय 2 का डबल पाई है, खत्म। कुछ नहीं था इसमें। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लो ये वाला, एक्सप्रेस दिस इनटू रेडियन मेजर। इसको रेडियन में तुम्हें बताना है कि क्या होगा। ट्राई कर लिया? चलो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मिनट्स और सेकंड में भी चीज़ दे रखी है, बट हमें नहीं पता है कि भाई मिनट और सेकंड के लिए कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन। तो पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 मिनट क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री, है ना। तो ये होगा 1/3 डिग्री। और 10 मिनट्स क्या होगा? अब 1 डिग्री में होती है 3600 मिनट्स, सॉरी सेकेंड्स। 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। तो 10 सेकंड्स मतलब कितने डिग्री? 10/3600, यानी ये आएगा 1/360 डिग्री। तो जो टोटल एंगल जो हमें गिवन है 45 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड, वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में 45 + 1/3 + 1/360 डिग्री। अब अगर इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इस पूरे को अगर तुम सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ये आएगा 16,321/360 डिग्री। और इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, अब डिग्री टू रेडियन, रेडियन में पाई ऊपर आता है, तो पाई बाय 180 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और पाई का वैल्यू रख दो 22/7, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे 0.79 रेडियन आना चाहिए तुम्हारा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना बाद में, क्योंकि अपन लोग टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ख़त्म है। 1.2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। चलो जल्दी 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 फटाफट एकदम फटाफट कर दो, फटाफट एकदम, ठीक है। 1.2 रेडियन को डिग्री में, अब रेडियन टू डिग्री जा रहे हैं, डिग्री टू रेडियन जाते हो तो पाई बाय 180, उसका उल्टा 180 बाय पाई, तो ये हो जाएगा 1.2 × 180 बाय पाई डिग्री। अब पाई का इसमें वैल्यू रख दो 22/7, या फिर जो भी बोला है, तो पाई का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दोगे 22/7, तो ये होगा 1.2 × 180/22 × 7, क्योंकि 7 ऊपर चला जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। 68 डिग्री 43 मिनट्स 37.8 सेकेंड। देखो कैलकुलेशन से मत घबराओ, यहाँ पे थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा हो गए हैं। एक्चुअली जेई में इतना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कोई नहीं देता, ठीक है। अरे ये रेडियन में था ना, हाँ डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो जेई में इतना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं देते, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये है एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फाइंड द डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 11, ठीक है। तुम लोग पॉज करके ट्राई कर रहे हो, तब तक मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। देखो आर्क की लेंथ है 11 सेंटीमीटर,
आर्क की लेंथ है 11 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और हमें बताना है एंगल इन डिग्रीज। तो एंगल इन रेडियन हमें पहले पता होगा, हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एंगल इन रेडियन होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो थीटा क्या होगा 11/25 लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, बट ये एंगल किस में है? रेडियन में। तो इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? डिग्री में। रेडियन टू डिग्री 180/पाई डिग्री। तो यहाँ पे बस पाई का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 11/25 इंटू 180 इंटू 7/22, क्योंकि पाई डिनोमीटर में है ना। तो ये आंसर क्या आएगा फाइनली ये आंसर आ जाएगा 5π/12, नहीं सॉरी, ये आंसर आएगा 25 डिग्री 12 मिनट सॉल्व करने के बाद। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी आंसर कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। इफ़ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ एंड टू सर्कल सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडाई। दो सर्कल्स हमें गिवन है, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकेंड सर्कल। हमें बोला है कि आर्क्स सेम लेंथ की है दोनों सर्कल में सेम लेंथ की आर्क्स है। ठीक है, तो इस सर्कल में मान लो सेम लेंथ की है और इस सर्कल में भी सेम लेंथ की है। ठीक है, देखो ये दोनों लेंथ सेम है दोनों सर्कल में, आर्क लेंथ ये भी L है और ये भी आर्क लेंथ क्या होगी फिर L, बट दोनों के रेडाई डिफरेंट है, ये R1 है ये R2 है। और हमें बोला है कि ये सबटेंड करती है 60 डिग्री फर्स्ट वाली सर्कल की, और सेकंड वाली सर्कल की सबटेंड करता है 75 डिग्री। और हमें R1 और R2 का रेशो बताना है। कैसे बताओगे? एंगल पता है तो, बट ये एंगल गिवन किस में है? डिग्री में। कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? रेडियन में। क्यों? क्योंकि जो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस वाली डेफिनेशन होती है एंगल की, वो रेडियन में होती है। रेडियन में जब एंगल होता है तब। तो 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा π/180। रेडियन में करो तो न्यूमरेटर में पाए, तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन। ठीक है, और यहाँ पे ये आएगा 75 इंटू π/180। तो कितना होगा ये बताओ? किससे डिवाइड हो सकता है ये? 15 से। तो 5π डिवाइडेड बाय 12 रेडियन, 5π/12 रेडियन। अब बताओ दोनों के बीच में क्या एंगल क्या बन रहा है? मतलब R1/R2 का रेशो। तो L/R1 लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस हो जाएगा π/3 और L/R2 हो जाएगा 5π/12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलो राजा अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर दो। तो डिवाइड 1/2, ठीक है, डिवाइड कर दो 1 को 2 से, क्योंकि हमें R1/R2 चाहिए। तो 1 को 2 से कर देंगे हम लोग डिवाइड। तो L/R1 डिवाइडेड बाय L/R2 इज इक्वल टू π/3 डिवाइडेड बाय 5π/12। तो यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ। R2/R1 इज इक्वल टू, देखो 12 डिवाइडेड बाई 15 है ना। तो ये 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा। तो R1 इज़ टू R2 क्या आया? 5:4। दैट्स वाई रेडियस का रेशो क्या आएगा? 5:4 एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आया समझ में? सो आई होप कि आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। एक्चुअली ये टॉपिक पढ़ाने के लिए बाकी टीचर्स 2 लेक्चर्स ले लेते हैं, बट क्योंकि ये टॉपिक्स ईजी थे और मुझे जेई एडवांस तक भी ले जाना था आपको, इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को थोड़े कम टाइम में कन्वर्ट किया, आपको भी थोड़ा सोचने का मौका दिया। और मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर के बीच में आपने पॉज कर करके सोचा होगा कि हाँ ये ऐसे है, ओके ये ऐसे है। तो वही थिंकिंग एबिलिटी बढ़नी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थिंकिंग एबिलिटी। ये नहीं कि मैं 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे ले लूँ, 8 घंटे ले लूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर आप जितना थिंक करोगे उतना ज़्यादा आपको जेई में फ़ायदा होगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप मुझे कुछ मेरे एफ़र्ट्स को अगर आप लोग मेरे एफ़र्ट्स की सराहना करना चाहते हैं तो बस एक चीज़ कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्रीशियस कमेंट भी वीडियो के नीचे कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।